आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें कितने फेजेस से गुजरना पड़ता है, कौन सा फेज क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो किस फेज के आधार पे मेरिट बनती है, और ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी क्या होता है। तो आज के सेशन में ये सारी चीजें हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारे अपडेट जो आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, इन सब के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही करिए, साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए, जहां पे आपको इन सभी की पीडीएफ भी मिलेंगी। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में सिलेक्शन के लिए हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो उसमें आपके 3 प्रोसेस यानी कि 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। क्या होगा इसमें, कहां से क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको बारी बारी से भी बताऊंगा। उसके बाद मेंस एग्जाम आपका होता है, फिर उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, और इसके बाद ही जाकर के आपको फाइनल सिलेक्शन मिलती है। बट यहां पे मैंने देखो 3 डिफरेंट कलर भी दिए हैं। मैंने प्रिलिमिनरी एग्जाम को रेड क्यों रखा है, क्योंकि यहां से ही सबसे ज्यादा जो है छटनी होती है। समझ रहे हो कि यहीं पे सबसे ज्यादा जूझना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है। और अगर आपने एक बार ये एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपकी जो उत्साह है, जो सिलेक्शन के चांसेस है, उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद मेंस एग्जाम को मैंने इस तरीके से ग्रीन क्यों रखा है, क्योंकि यही एक ऐसा फेज है जिसके आधार पे आपके मेरिट बनती है। क्योंकि इस प्रिलिमिनरी एग्जाम के मार्क्स भी ऐड नहीं होते, सिर्फ इससे क्वालिफाई करके मेंस में जाना है। और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो जो मेरिट बनती है वो मेंस एग्जाम के आधार पे बनता है। बट इन दोनों को, प्रिलिमिनरी और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इन दोनों को क्वालिफाई करना भी जरूरी है। क्या मानक है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इससे आपके यहां 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग एबिलिटी। तो इंग्लिश से आपके 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, और 20 मिनट आपको मिलते हैं इनको सोल्व करने के लिए। क्वांट में आपके 35 क्वेश्चन होते हैं जो कि 35 मार्क्स के होते हैं, यहां भी आपको 20 मिनट मिलते हैं सोल्व करने के लिए। रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन जो कि 35 मार्क्स के होते हैं, यहां से आपको 20 मिनट मिलते हैं सोल्व करने के लिए। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे, और 60 मिनट आपको यहां से मिलेंगी। ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ जो पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखने चाहिए। पहला पॉइंट देखो कि जो एग्जाम होता है वो आपका ऑनलाइन मोड पे होता है। ठीक है। तो ये पेपर जो आपका प्रिलिमिनरी होगा ये ऑनलाइन मोड पे होगा। टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स भी 100 होंगे, टोटल टाइम आपको 60 मिनट मिलेगा। बट यहां पे सेक्शनल टाइमिंग भी है आपके पास, हर एक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 जो है रहेगी आपकी। ठीक है। और यही फेज जो है ये सबसे टफ माना जाता है, सबसे ज्यादा फिल्टर यहीं पे होता है। ठीक है। क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, और क्यूआरई जब एक पर्टिकुलर सेक्शन में पूछा जाता है तो इसका जो पैटर्न है बैंक के अदर एग्जाम से भी मैच करता है, कुछ एसएससी के कैंडिडेट भी आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा फिल्टर, सबसे ज्यादा कट ऑफ पिछले अगर कुछ साल हम देखो, इस पर हम एक स्पेशल वीडियो भी लेकर के आएंगे, कट ऑफ ट्रेंड क्या रहता है। बट नॉर्मली 80 से अबव 90 के आसपास इसकी कट ऑफ रहती है, 90 से अबव भी जाती है किसी किसी रीजन के अंदर। ठीक है। तो ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है। ये क्वालिफाई करने के बाद, लेकिन ध्यान रखिए क्वालिफाई इतना आसान नहीं होगा 100 में से। ठीक है। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है। तो मेंस एग्जाम का जो पैटर्न रहता है उसमें आपसे 5 जो सेक्शन है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं, और ड्यूरेशन आपको मिलता है 30 मिनट इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 40 क्वेश्चन फिर से 40 मार्क्स होंगे, 30 मिनट आपको यहां से मिलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर भी आपके 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के ही है, यहां पे भी आपको 30 मिनट मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन है जो कि 40 मार्क्स के हैं, बट इनको सोल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि 40 मार्क्स के होंगे, जिसमें 25 मिनट आपको मिलेंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 135 मिनट आपको इनको सोल्व करने के लिए मिलता है। ठीक है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तो फिर से मैं बता दूं कि जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे है। टोटल क्वेश्चन 200 पूछे जाएंगे इन सभी सेक्शन से,
प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो टोटल मार्क्स भी आपके पास 200 रहेंगे। जो टोटल टाइम है वो 135 मिनट है, बट ईच सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग है। कंप्यूटर में 20 है और जीए में 25 मिनट है और क्यूआरई क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में आपको 30 मिनट मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहां भी रहती है सेम 1/4, ठीक है। और यही एक ऐसा फेज है इस एग्जाम के अंदर, आपका प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग नेचर का है, एलपीटी जो होगा वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बट इसी के आधार पे मेरिट बनती है, ठीक है। इसी के आधार पे मेरिट बनती है। ये मत सोचिए कि जितना स्कोर इसमें होगा, कुछ छंटनी भी होती है एलपीटी के बाद, कुछ छंटनी भी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मेंस की कट ऑफ अगर सपोज 104 चली गई तो आपका जो फाइनल जो कट ऑफ है वो भी 104 ही नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ ज्यादा 2 या 3 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो एलपीटी के लिए बुलाए जाते हैं, और उसमें से कुछ लोग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बाहर हो जाते हैं भाई, ठीक है। कुछ लोग उसे क्लियर ही नहीं कर पाते, तो उसके बाद फिर दोबारा मेरिट बनती है, बट एलपीटी का कोई मार्क नहीं होता, उसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होते इसी कट ऑफ को। क्योंकि फाइनल तो फिर ऐसा नहीं है कि अगर सपोज 1000 है और हमने कैंडिडेट बुला लिए 3000, तो उसमें से 2000 को बाहर करना पड़ेगा ना। तो 2000 बाहर कैसे होंगे? या तो एलपीटी क्वालिफाई नहीं होगा, या फिर इसी कट ऑफ को थोड़ा और इंक्रीज करके जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी सबको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां के मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि मेरिट इसी से बनने वाली है आपकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, ये सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि है क्या, ठीक है। एलपीटी तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में वो क्या करता है कि आपने जिस भी एरिया से अपना एग्जाम फिल किया है, ठीक है। सपोज मैं हरियाणा से हूं और मैंने हैदराबाद एरिया से अपना एग्जाम फिल किया है, तो मुझे वहां की लोकल लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन की समझ होनी जरूरी है, ठीक है। समझ का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा गहराई होनी जरूरी है, मैं लिख पाऊं और पढ़ पाऊं, ठीक है। मुझे बोलनी आनी चाहिए और मुझे लिखनी आनी चाहिए। अगर मुझे बोलनी आ गई, लिखनी आ गई, तो पढ़नी तो आ ही जाएगी, समझ रहे हो ना। तो मुझे उस लोकल लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए, और कौन से एरिया के लिए कौन सी रहती है। बहुत बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब भी फॉर्म आया तो वो ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कहां ज्यादा है और उसी एरिया से भर दिया, बट उन्हें ये नहीं पता कि जब आप फाइनल सिलेक्शन पे जाओगे तो आपका जो एलपीटी टेस्ट होगा उसके अंदर आपको उस लोकल लैंग्वेज की समझ भी होनी जरूरी है। अन्यथा अगर आपने इसमें क्वालिफाई नहीं किया तो आपका मेंस के अंदर चाहे कितना भी स्कोर क्यों ना हो, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो इसीलिए जब भी फॉर्म भरोगे तो ये जो किस एरिया से भरोगे ये ध्यान से भरना और देखना कि वहां की लोकल लैंग्वेज की आपको समझ आए कि नहीं। तो किस एरिया के अंदर कौन सी लैंग्वेज आती है ये मैंने आपको यहाँ पे बताई है। देखो, अगर अहमदाबाद की बात करूं तो आपको गुजराती की समझ होनी चाहिए, बेंगलुरु में कन्नड़ा की, भोपाल के लिए हिंदी की, भुवनेश्वर के लिए ओरिया, चंडीगढ़ के लिए पंजाबी या हिंदी में से कोई भी आती हो, ठीक है। उसके बाद चेन्नई के लिए तमिल आनी चाहिए आपको, गुवाहाटी के लिए असमी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो, इनमें से कोई भी आती हो। हैदराबाद के लिए तेलुगु और जयपुर के लिए हिंदी की समझ आपको होनी जरूरी है। इसके अलावा और भी हैं, टोटल में जितने भी होते हैं सारे बता रहा हूं। जम्मू के लिए उर्दू, हिंदी और कश्मीरी में से कोई एक होगी। कानपुर और लखनऊ के लिए हिंदी होनी चाहिए। कोलकाता के लिए बंगाली और नेपाली आनी में से कोई भी एक चलेगी। मुंबई के लिए मराठी या कोंकणी, और नागपुर के लिए मराठी या हिंदी, और न्यू दिल्ली के लिए हिंदी, पटना के लिए हिंदी या मैथिली, और तिरुवनंतपुरम के लिए मलयालम। तो इन सभी लैंग्वेजेस का तो मैं ये पॉइंट नोट यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आपने एक बार कोई भी सपोज आपने कोलकाता भर दिया, ठीक है, कि मैं चला जाऊंगा, मेरी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, तो आपको वहां बंगाली आनी चाहिए, नेपाली की समझ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और फिर मेंस में कितना भी स्कोर क्यों ना हो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आपके सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिए, इसलिए ये एलपीटी के बारे में समझना जरूरी है। अच्छा, ये एलपीटी होता क्या है? इसमें टेस्ट में क्या करते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चेक करते। वो जैसे कोई आपको न्यूज़पेपर दे दिया, कोई टेक्स्ट बुक दे दी कि इसमें से ये कश्मीरी है या ये तेलुगु है, इसे पढ़ के बताओ, सुनाओ, ठीक है, या कोई डिक्टेशन दे देंगे, ठीक है, या कोई लेटर या किसी इस टाइप की चीजें हो सकती है। तो बेसिक नॉलेज, बेसिक ग्रामर, जैसे जेंडर या जो होते हैं ना एक वचन बहुवचन, नंबर्स पे जा सकते हैं, तो कुछ इस टाइप की बहुत बेसिक होनी चाहिए। बट अगर आपको समझ ही नहीं, आपने तेलुगु के बारे में सुना ही नहीं है, या किसी साउथ के बच्चे ने हिंदी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, या पंजाबी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, और उसने उस रीजन से भर दिया, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए मैंने आपको ये बताया कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कौन सी लैंग्वेज होती है और कितनी
जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो मैं कंक्लूड कर देता हूं। पूरे में हमने जाना कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम, एलपीटी। प्रीलिमिनरी आपका क्वालिफाई होता है, एलपीटी क्वालिफाई होता है। मेंस की मेरिट के आधार पे ही आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, जहां से मार्क्स ऐड होंगे, बट एलपीटी आपके लिए जरूरी है, मैंडेटरी है, ये बात ध्यान रखिए। बिना उसके आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और प्री के आधार पे ही आप मेंस में एंट्री कर पाएंगे। तो सारे जो फेज हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए, तो इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग हम डे बाय डे आपके लिए लेके आते रहेंगे। बस उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना है, ताकि समय समय पे जितनी भी चीजें आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग है वो हम आप तक लेके आ पाए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।